प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान में मंत्री परिषद का संगठन, मंत्री परिषद की शक्तियां और इसकी विशेषताएं। 3 बातों पर चर्चा करेंगे। विशेषताएं हमने यहाँ इसलिए समझाने का प्रयास किया कि पूरी दुनिया में जो मंत्रिमंडल हैं, जैसा विशेषकर मैं भारत और ब्रिटेन की बात करूं कि भारत और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं पाई जाती हैं, वो विशेषताएं फ्रांस में नहीं हैं, बल्कि फ्रांस में मंत्रिमंडल की विशेषताएं भारत और ब्रिटेन से अलग हैं। इसलिए मैं विशेषताएं भी आपको समझाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, फ्रांस में मंत्रिपरिषद, संगठन, शक्तियां और इसकी विचित्र विशेषताएं, अनूठी विशेषताएं, किसकी, मंत्रिमंडल की निराली विशेषताएं, इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस बात को मैं शुरू करूं उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। वैसे तो यदि हम भारत के राजनीति दर्शन का अध्ययन करते हैं तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, सोमदेव सूरी इत्यादि भारतीय राजनीतिक विचारकों ने मंत्रिपरिषद की अहम भूमिका बतलाई है। और मंत्रिपरिषद का कैसा संगठन हो, मंत्रिपरिषद में वार्तालाप किस प्रकार से हो, किस समय वार्तालाप किया जाए, और इसके बाद में उसमें गोपनीयता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब बातें बताई थी। परंतु आज पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में उन बातों का अनुकरण भी किया जाता है। और इसी के साथ में जो अगली बात आती है वो ये कि जैसे कि मनु ने, कौटिल्य और शुक्र ने, इन तीनों ने विशेषकर कहा है कि भाई राज्य रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं, राज्य रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं। मनु ने कहा था कि भाई राजा और मंत्री परिषद, तो यहाँ आज फ्रांस के संदर्भ में ले लेंगे हम राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, मतलब राज्य रूपी रथ के 2 पहिए हो गए, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको ठीक से समझा दिया है, इसके बाद में प्रधानमंत्री के बारे में आपको समझा दिया है। आज हम बात करते हैं मंत्री परिषद के संगठन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, मंत्री परिषद के संगठन की चर्चा करें उससे पहले ये डायग्राम है, इसको समझेंगे, उसके बाद में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। भाई, फ्रांस के अंतर्गत ना तो संसदात्मक प्रतिमान है शुद्ध, और ना ही शुद्ध अध्यक्षात्मक प्रतिमान है। फ्रांस के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों का समन्वय किया गया है। अर्थात वास्तव में फ्रांस के अंतर्गत जो कार्यपालिका है वह विचित्र प्रकार की विलक्षण है। विलक्षण किस लिए है कि इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों का समन्वय किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे किया गया है अब देखेंगे। ये व्यवस्थापिका होगी, ये कार्यपालिका होगी। फ्रांस में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन है, राष्ट्रीय सभा और सीनेट। राष्ट्रीय सभा प्रथम सदन है, सीनेट द्वितीय सदन है। ये व्यवस्थापिका, ये कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 प्रधान होते हैं। तो फ्रांस में भी 2 प्रधान है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, 2 प्रधान हो गई है। कार्यपालिका के 2 प्रधान है, तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। इसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि जो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री हैं, ये व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं है। ये व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं है, ये लक्षण है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। अगली बात, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद सामूहिक रूप में जो ये व्यवस्थापिका है, संसद इसके प्रति उत्तरदायी होती है, और विशेषकर प्रथम सदन के प्रति, जिसका नाम राष्ट्रीय सभा है, तो राष्ट्रीय सभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होते हैं। ये केवल सैद्धांतिक बात है, व्यवहारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में निंदा प्रस्ताव की बात आती है। पहले ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली लक्षण हो गया। फिर निंदा प्रस्ताव, अर्थात वास्तविक रूप में जो राष्ट्रीय सभा है, राष्ट्रीय सभा मंत्री परिषद के विरुद्ध, प्रधानमंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, और निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। ये लक्षण किसका है? संसदात्मक शासन प्रणाली का। इसका मतलब फ्रांस के अंतर्गत जो कार्यपालिका है वह विचित्र प्रकार की, इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है। कैसे किया गया है? मैंने एक 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो आप इसके माध्यम से इसे ठीक से समझ सकते हैं। और एक बात और कि जो फ्रांस का चतुर्थ गणतंत्र था, चौथा गणतंत्र, इसके अंतर्गत शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का केंद्र व्यवस्थापिका अर्थात संसद थी। संसद शक्ति का केंद्र थी चतुर्थ गणतंत्र में। अब चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में कमी ये थी कि राजनीतिक अस्थायित्व बना रहता था। आए दिन मंत्रिमंडल बदलते रहते थे। कैसे बदलते रहते थे आगे बताऊंगा। पंचम, ये मैंने लिखा है पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का केंद्र वास्तविक रूप में किसको बना दिया गया? राष्ट्रपति को। आप चाहें तो कार्यपालिका कह सकते हैं
कि भाई पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र, राजनीतिक शक्ति का केंद्र कार्यपालिका को बनाया, और कार्यपालिका में शक्ति के दो केंद्र हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। परंतु पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वेसर्वा बनाया गया है, जबकि हम देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद सर्वेसर्वा होता है। लेकिन फ्रांस में विचित्र स्थिति है कि वहां राष्ट्रपति को सर्वेसर्वा बनाया गया है। राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा सैद्धांतिक रूप में भी शक्ति दी गई है और व्यवहार में भी राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए फ्रांस के अंतर्गत राष्ट्रपति की तुलना जब हम राष्ट्रपति पद की तुलना जब हम फ्रांस की अन्य संस्थाओं से करते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, संसद हो, इसके बाद में संवैधानिक परिषद हो, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से भी तुलना करते हैं, तो राष्ट्रपति का पद इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये सभी संस्थाएं वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के सामने कमज़ोर हैं, फीकी हैं। तो शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति है। और ये पंचम गणतंत्र के अंतर्गत इस बात के ऊपर बल दिया गया है। पंचम गणतंत्र जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया और इस संविधान के अंतर्गत 92 अनुच्छेद 15 अध्याय हैं और एक प्रस्तावना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे फाइनल नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। मतलब पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बनिष्पत राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और ये बात सत्य भी है। बाकी फाइनर ने ये बात कही है, नोट करेंगे। अगली बात आती है विलक्षण कार्यपालिका, दोनों का समन्वय। इसका मतलब ये है कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत जो फ्रांस की कार्यपालिका है विलक्षण प्रकार की है। क्यों है विलक्षण? क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों का समन्वय का मतलब संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों प्रतिमानों का समन्वय किया गया। मतलब फ्रांस के अंतर्गत जो पंचम गणतंत्र है इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली के लक्षण भी हैं और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लक्षण भी हैं। कैसे हैं? जैसे मान लीजिएगा यहाँ प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हो सकते। अगर कोई सदस्य है तो भी उसे यहाँ से पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो लक्षण होता है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का होता है। और यहाँ वास्तविक रूप में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा शक्तिशाली है, तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। और जो ये प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद है वो व्यवस्थापिका अर्थात प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी है। और ये जो संसद है वह इसके विरुद्ध अर्थात मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकती है, ये जो लक्षण है वो संसदात्मक शासन प्रणाली के। इसका मतलब फ्रांस के अंतर्गत जो पंचम गणतंत्र है अर्थात जो 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया है, इसके अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों का समन्वय किया गया है। ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के संविधान में भी जो कार्यपालिका है वह विलक्षण है, विचित्र है, अनूठे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी दोनों का समन्वय किया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, या संसदात्मक प्रतिमान और अध्यक्षात्मक प्रतिमान, इन दोनों का समन्वय स्विट्जरलैंड में भी किया गया और फ्रांस में भी किया गया है। तो इसका ये मतलब होगा, समझ गए होंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पंचम गणतंत्र में मंत्री परिषद। अब बात होती है यहाँ से पंचम गणतंत्र में मंत्री परिषद की क्या स्थिति, इसका क्या संगठन है, इसकी क्या शक्तियां, इसके क्या लक्षण है, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। किसकी? मंत्री परिषद की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मैंने आपको समझा दिया है, व्यवस्थापिका की चर्चा इसके बाद में करेंगे। अब देखिएगा पंचम गणतंत्र में मंत्री परिषद, तो पंचम गणतंत्र में मंत्री परिषद का क्या संगठन था, क्या विशेषताएं, क्या शक्तियां थी, इसकी चर्चा करें। उससे पहले ध्यान देंगे चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत जो मंत्री परिषद थी बहुत कमजोर थी, इसलिए आए दिन वहां पर वास्तविक रूप में मंत्री मंडल के जो सदस्य होते थे या जो मंत्री परिषद होती थी वो बदलती रहती थी। और वास्तव में पंचम गणतंत्र से पहले जो चतुर्थ गणतंत्र था उसके अंतर्गत मंत्रिमंडल इस प्रकार से बदलते थे जैसे कि एक व्यक्ति अपना पुराना शर्ट उतार करके रख देता है और नया शर्ट धारण कर लेता है, उसी प्रकार से वहाँ मंत्री परिषद बदलते रहते थे। मैंने यहाँ लिखा कमीज। मतलब वास्तविक रूप में आलोचकों ने कहा है कि पंचम गणतंत्र से पहले वास्तविक रूप में मंत्री परिषद इसी प्रकार से रोज बदलती थी, जैसे एक व्यक्ति अपना पुराना कमीज उतार देता है, गंदा कमीज उतार देता है और नया कमीज, धुला हुआ कमीज धारण कर लेता है, वैसे ही मंत्री परिषद बदलते रहते थे, इसलिए मैंने कहा कमीज। और इसके बाद में कुछ आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र से पहले जो संसद होती थी उसका तो जो है कार्यकाल 8 माह माना जाता था, जबकि मंत्री परिषद का कार्यकाल वास्तव में 4 महीने ही माना जाता था। यह औसत बताया गया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र से पहले शक्तिशाली संसद थी। ये बात मैंने आपको यहाँ भी बता दी कि चतुर्थ गणतंत्र में शक्ति का केंद्र, राजनीतिक शक्ति का केंद्र व्यवस्थापिका थी, संसद थी, और यहाँ भी ये बात स्पष्ट हो गई है। इसके बाद में लेते हैं पंचम गणतंत्र से पूर्व मंत्रिमंडल की अस्थिरता के कारण, मतलब जो 4 अक्टूबर 1958 को पंचम गणतंत्र लागू किया गया, इससे पहले जो
मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत आए दिन परिवर्तन क्यों आते थे कि भाई एक कमीज की तरह थे ये कि भाई नया कमीज है उसको धारण कर लिया, पुराना कमीज उतार दिया, गंदा कमीज है उसको उतार दिया, साफ सुथरा धुला हुआ कमीज धारण कर लिया। और मंत्री परिषद का औसत कार्यकाल 4 माह आता था जबकि संसद का 8 माह। तो इसका क्या कारण है? पंचम गणतंत्र से पूर्व मंत्रिमंडल की अस्थिरता के कारण नंबर 1 गठबंधन मंत्रिमंडल। आप ध्यान देंगे, पंचम गणतंत्र से पहले जो मंत्रिमंडल का गठन होता था वास्तविक रूप में गठबंधन होता था, गठबंधन मंत्रिमंडल होता था। मतलब मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता था वह मंत्रिमंडल गठबंधन मंत्रिमंडल होता था। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में फ्रांस के अंतर्गत बहुदलीय प्रथा मौजूद है, अर्थात वहाँ राजनीति में प्रतियोगी दल अनेकों हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था और इसके कारण जो है गठबंधन मंत्रिमंडल बनाया जाता था। और गठबंधन मंत्रिमंडल के अंतर्गत राजनीतिक अस्थिरता होती है। क्यों? क्योंकि समर्थन देने वाला जो दल होता है कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकता है यदि उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए गठबंधन मंत्रिमंडल था पंचम गणतंत्र से पूरा। और इसके बाद दूसरा है दलों का ढीला ढाला संगठन। भाई वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल की अस्थिरता का दूसरा कारण है राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन। अर्थात वास्तव में जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के अंतर्गत किसी भी रूप में अनुशासन मौजूद नहीं था, उनमें अनुशासन का अभाव था, इसलिए दलों का ढीला ढाला संगठन था। और दलों का ढीला ढाला संगठन होने के कारण वो किसी भी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे, इसलिए मंत्रिमंडल अस्थिर बने रहते थे। तीसरा है संसद को विकृत करने की शक्ति का अभाव। भाई वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र से पहले मंत्रिमंडल अस्थिर इसलिए बने रहते थे कि संसद को विकृत करने की शक्ति का अभाव था। अर्थात वास्तविक रूप में मंत्री परिषद संसद को विघटित आसानी से नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि कम से कम जो प्रथम 18 महीने होते हैं उन 18 महीने में तो किसी भी रूप में संसद को विघटित नहीं किया जा सकता था, इसलिए बड़ी जटिलता थी। इस कारण भी मंत्रिमंडल अस्थिर बने रहते थे। और चौथा है सूत्रबद्धता का अभाव। वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र से पहले जो मंत्रिमंडल थे उन मंत्रिमंडलों के अंतर्गत सूत्रबद्धता का अभाव था। क्यों था? क्योंकि फ्रांस के अंतर्गत स्थानीय राष्ट्रीय संसदीय संगठनों में सूत्रबद्धता का अभाव था। अर्थात वहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते थे उनमें किसी भी रूप में सूत्रबद्धता नहीं होती थी। वो वास्तविक रूप में अपने दल विशेष से जुड़े हुए नहीं होते थे। वो संसद में जब मतदान करते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने दल से बंधे हुए नहीं होते हैं, इसलिए उसमें सूत्रबद्धता का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सूत्रबद्धता का अभाव होता है। तो ये चारों कारणों से पंचम गणतंत्र से पूर्व मंत्रिमंडल अस्थिर बने रहते थे। ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि पंचम गणतंत्र में मंत्री परिषद को ठीक से समझ सके। इसके बाद में आता है मंत्री परिषद की शक्तियाँ क्या है। अब ये मंत्री परिषद की शक्तियाँ किसकी ले रहे हैं हम? पंचम गणतंत्र की, जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया है, जिसमें 92 अनुच्छेद और 15 अध्याय एक प्रस्तावना है। मंत्री परिषद की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या है, मतलब जो ये मंत्री परिषद पंचम गणतंत्र के अंतर्गत ये क्या कार्य करती है। वैसे तो इस डायग्राम से ज़्यादातर बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ 9 बिंदु तैयार किए। नंबर 1 शासन नीति को निर्धारित करता है। अर्थात वास्तविक रूप में मंत्री परिषद राष्ट्र की शासन नीति को निर्धारित करता है। नोट करेंगे, राष्ट्र की शासन नीति को निर्धारित करता है। एक बात, शासन की नीति को निर्धारित करना न केवल फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के द्वारा ये कार्य किया ही जाता है। दूसरा है अधिकारियों की नियुक्ति। मंत्री परिषद के द्वारा विभिन्न प्रकार के सैनिक और असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है, ध्यान रखेंगे। तीसरा है सैन्य प्रशासन पर नियंत्रण। मंत्री परिषद पूरा जो सैन्य प्रशासन होता है उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। क्यों? क्योंकि विभागों का जो अध्यक्ष होता है वो मंत्री होता है। सैन्य प्रशासन पर नियंत्रण। चौथा है सैनिक कानून, मार्शल लॉ। सैनिक कानून लागू करने की शक्ति। वास्तविक रूप में सैनिक कानून लागू करने की शक्ति भी मंत्री परिषद के पास में है। और पांचवा है राष्ट्रपति के स्वविवेकीय कार्यों को छोड़कर अन्य सभी पर प्रधानमंत्री, ध्यान देंगे, अन्य सभी पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर जरूरी है। आप ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के स्वविवेकीय कार्यों को छोड़कर, अब ध्यान देंगे भाई, राष्ट्रपति को जो स्वविवेकीय कार्य दिए गए, मैंने राष्ट्रपति कार्यों में बात बता दी है। स्वविवेक का मतलब ये कि राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेगा और इन निर्णयों के लिए उसे किसी की भी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इनको छोड़ करके, राष्ट्रपति के स्वविवेकीय कार्यों को छोड़ करके अन्य सभी पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। और प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर होना अति आवश्यक, इसका मतलब क्या हो गया? मंत्री परिषद का ही हो गया। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर अति आवश्यक है स्वविवेकीय कार्यों को छोड़ करके। स्वविवेकीय कार्यों में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के परामर्श हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। छठा है संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। आप ध्यान देंगे,
संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। इधर आइएगा, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका संसद की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी हैं। हाँ, ये इसके सदस्य नहीं है। अगर कोई इसका सदस्य भी है तो इसे सदस्यता छोड़नी पड़ेगी संसद की, मतलब ये इसके सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन इसकी जो ये कार्यवाही होगी, कार्यवाही में ये मंत्रिपरिषद के सदस्य भाग लेते हैं, इसको अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी हैं। 7वां है वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद, मैंने यहाँ थोड़ा संक्षेप में लिख दिया, मंत्रिपरिषद संसद में, नोट करें, मंत्रिपरिषद संसद में, मंत्रिपरिषद संसद के अंतर्गत जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं संसद में उन प्रस्तावों की वैधानिकता की जांच की मांग करके उस पर होने वाली बहस को रोक सकती है। मतलब मंत्रिपरिषद को यह अधिकार है कि संसद में जो प्रस्ताव रखे गए हैं उन प्रस्तावों की वैधानिकता की जांच करवा सकते हैं, और वो कौन से होंगे, निजी विधेयक और संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनकी वैधानिकता की जांच करवाई जा सकती है, और ऐसी स्थिति में उस पर होने वाली बहस को मंत्रिपरिषद रोक सकती है। और इसके बाद में 8वां है अध्यादेशों की घोषणा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ, वास्तविक रूप में जो मंत्रिपरिषद होती है वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकती है, आज्ञप्तियाँ जारी कर सकती है, अध्यादेश की घोषणा कर सकती है मंत्रिपरिषद, लेकिन इसमें ध्यान रखना है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद अध्यादेश जारी कर सकती है, लेकिन इसके साथ में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अति आवश्यक है, क्योंकि पंचम गणतंत्र में जानबूझकर राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 8वां है बजट को संसद में प्रस्तुत करती है। आप ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जो बजट होता है, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहते हैं। आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, विवरण होता है, प्रारूप होता है, उसे बजट कहते हैं। बजट बूजट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है थैला खोला गया। बजट बूजट शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है थैला खोला गया। बाकी मैं ये बजट के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, तो ध्यान देंगे। बजट को संसद में प्रस्तुत करती है, तो वास्तविक रूप में जो मंत्रिपरिषद होती है ना, मंत्रिपरिषद बजट को संसद में राष्ट्रीय सभा के सामने प्रस्तुत करती है। और ये पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि कार्यपालिका जो होती है और विशेषकर जो मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा आय और व्यय का ब्यौरा मतलब बजट तैयार किया जाता है, और उसके बाद में संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और संसद उसको पास कर देती है, उसके बाद में पैसा खर्च किया जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत जब तक संसद बजट को स्वीकार नहीं करेगी, स्वीकृति नहीं देगी, तब तक कार्यपालिका एक पाई भी खर्च नहीं कर सकते। लेकिन फ्रांस में स्थिति दूसरी है, अलग है, विपरीत है। पूरी दुनिया में जितने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश है ना, उन सबसे अलग स्थिति है बजट के बारे में। फ्रांस में क्या है स्थिति अलग, ध्यान दें। बजट को संसद में प्रस्तुत करती है कौन, मंत्रिपरिषद। अब स्थिति क्या है कि 70 दिनों के अंदर अंदर संसद को उस बजट को स्वीकृति देनी होगी, या तो 70 दिनों के अंदर अंदर बजट को स्वीकार कर ले संसद। और यदि संसद बजट को स्वीकार नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में 70 दिन पूरा होने के बाद में मंत्रिपरिषद अध्यादेश से इस बजट को लागू कर सकती है। पूरी दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं, केवल ये बात आपको फ्रांस में देखने के लिए मिलेगी। आप देखिएगा ब्रिटेन में भी ये बात नहीं है, भारत में भी ये बात नहीं है कि भाई मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल अध्यादेश से बजट को लागू कर दे, ऐसा नहीं है। जबकि फ्रांस में ऐसा है, 70 दिन का समय दे दिया जाएगा। 70 दिन तक यदि उसने स्वीकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद में मंत्रिपरिषद इसे अध्यादेश से लागू कर सकती है। इसीलिए ध्यान देंगे, फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में सरकार का भावार्थ मंत्रिपरिषद से ही लिया जाता है, जबकि शक्तिशाली राष्ट्रपति है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति भी तो सरकार में ही आ रहा है, कार्यपालिका शक्ति के 2 केंद्र हो गए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गए यहाँ तक। इसके बाद में लेंगे मंत्रिमंडल की विलक्षण विशेषताएं। फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल के जो लक्षण है, जो निरालापन है, जो अनूठापन है ना भाई, वो भारत और ब्रिटेन से बहुत अलग है। भारत और ब्रिटेन में जो लक्षण है ना वो अलग मिलते हैं, जबकि फ्रांस में अलग है। इसलिए मैंने सभी जो महत्वपूर्ण 6 लक्षण वो नोट कर दिए हैं। ये एग्जाम में किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। पहला जो इसका लक्षण है वह है प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति। भाई वास्तविक रूप में फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है उसका पहला लक्षण ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, जो प्रधानमंत्री है, इसकी दुर्बल स्थिति है। दुर्बल स्थिति इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री को फ्रांस के अंतर्गत समकक्षों में प्रथम नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण, संहार, संचालन से संबंधित कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। इसके लिए राष्ट्रपति से सहमति जरूरी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ सर्वेसर्वा नहीं है, अतः प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति है।
जबकि भारत में देखेंगे तो प्रधानमंत्री की स्थिति दुर्बल नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, और ब्रिटेन के अंतर्गत भी मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, जबकि फ्रांस के अंतर्गत प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं सब यथावत बराबर ही होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरा, संसद की दुर्बल स्थिति। वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र के अंतर्गत जो संसद है उस संसद की बहुत दुर्बल स्थिति है। क्या ये जो संसद है इस संसद की दुर्बल स्थिति है। दुर्बल स्थिति क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जैसे मंत्री परिषद ने इसके सामने बजट रखा, 70 दिन में स्वीकार नहीं किया तो मंत्री परिषद अध्यादेश से उसको लागू कर देगी। तो संसद की यहाँ बहुत दुर्बल स्थिति है। और इसके बाद में, और वैसे मैंने आपको बता भी दिया, चतुर्थ गणतंत्र में वास्तविक रूप में शक्ति का केंद्र कौन थी? संसद थी। और यहाँ पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र कौन है? कार्यपालिका, और विशेषकर राष्ट्रपति। तीसरा है उत्तरदायित्व। वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र के अंतर्गत मंत्रिमंडल का जो तीसरा लक्षण है वह है उत्तरदायित्व। अर्थात यहाँ मैंने लिखा भी है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप में व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय सभा, प्रथम सदन का नाम राष्ट्रीय सभा, दूसरा सीनेट, राष्ट्रीय सभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। मगर ध्यान देंगे यहाँ केवल सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहारिक रूप में तो ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायित्व का लक्षण मौजूद है। चौथा है राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका। यस, मंत्रिमंडल का जो चौथा लक्षण है वो ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका शक्ति, दो केंद्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो वास्तविक रूप में जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका होती है। चाहे आप किसी भी रूप में देखें, अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं फ्रांस के अंतर्गत, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संवैधानिक परिषद, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद, संसद, व्यवस्थापिका, ये सब जब हम तुलना करते हैं तो राष्ट्रपति के सामने कमज़ोर दिखाई देती है, फीकी पड़ती है। प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रपति को ही सर्वेसर्वा बनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति की यहाँ प्रभावी भूमिका है। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में आपको प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा मिलेगा, जैसा कि भारत और ब्रिटेन में। इसके बाद पांचवा, गठबंधन सरकारें। भाई वास्तविक रूप में फ्रांस के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली है। ऐसी स्थिति में वहाँ जो सरकारें गठित की जाती हैं उन सरकारों का जो निर्माण होता है वह गठबंधन के आधार पर होता है। गठबंधन सरकारें होती है, एक प्रकार से जुगाड़ राजनीति होती है, और ऐसी स्थिति में किसी भी दल के द्वारा अपना समर्थन वापस लिया जा सकता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो सरकारें होती हैं वो गठबंधन सरकारें होती हैं। क्या होती है? गठबंधन सरकारें कि भाई कुछ दल मिल करके और अपनी सरकार का निर्माण करें, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब ऐसा ही किया जाता है। जैसा कि हमारे भारत में कभी कभी जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन सरकारें बनाई गई थी। और छठा है प्रशासनिक विशेषज्ञता। फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में कुछ जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनको ही सम्मिलित किया जाए, नहीं। यहाँ वास्तविक रूप में जो प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं उनको भी स्थान दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ नौकरशाही का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो ये लक्षण भी विचित्र है कि वहाँ पर प्रशासनिक विशेषज्ञता होती है, किसमें? मंत्रिमंडल में। मतलब मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो वास्तविक रूप प्रशासनिक विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। प्रशासनिक विशेषज्ञों को भी मंत्रिमंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दल से जुड़े हों, किसी दल के सदस्य हों, नहीं। वो किसी भी रूप में यदि प्रशासन के बारे में विशेषज्ञ हैं तो उनको जो है मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है, इसलिए प्रशासनिक विशेषज्ञता पाई जाती है। तो ये मंत्रिमंडल के 6 विचित्र लक्षण हो गए, ये निरालापन हो गया। तो भारत और ब्रिटेन में ऐसे लक्षण आपको बहुत कम दिखाई देंगे, विपरीत स्थिति है, इसलिए मैंने आपको ये 6 के 6 लक्षण बताए। अब एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको मंत्री परिषद का संगठन, इसके बाद में पंचम गणतंत्र पूर्व मंत्रिमंडल की अस्थिरता के कारण मंत्री परिषद की शक्तियाँ और मंत्रिमंडल के विलक्षण विशेषताएं या इसका अनूठापन, निरालापन क्या है, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं। आशा है ये सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज फ्रांस के अंतर्गत जो कार्यपालिका संबंधित बातें थी वो तीनों मैंने समझा दी हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, ये 3 बातें आती हैं। प्रधानमंत्री भी मैंने ठीक से समझा दिया, सारी वीडियो अपलोड कर दी है। मंत्री परिषद
के अंतर्गत भी मैंने आज आपको समझा दिया, और राष्ट्रपति के बारे में भी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, ये तीनों बातें मैंने आपको समझा दी हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे या तो 2 देशों का जो मंत्रिमंडल है, चाहे फ्रांस और ब्रिटेन का लें या किसी और का लें, या तो तुलना लेंगे, या फिर जो है हम व्यवस्थापिका अर्थात संसद की चर्चा करेंगे। मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मैं समग्र रूप में राजनीति विज्ञान को मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊं, और अपने YouTube चैनल के ऊपर ऑल पॉलिटिकल साइंस सिलेबस अपलोड करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जिस रूप में समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा। आपको राजनीति विज्ञान को समझने में कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ आप ठीक से समझ गए होंगे। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।